नमस्कार दोस्तों, एसआरजे गार्डनिंग की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हम अपने गमले वाली मिट्टी तैयार करते हैं यानी सॉइल मीडिया तैयार करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसी मिट्टी लेनी चाहिए, कैसी हमें कंपोस्ट लेनी चाहिए, खाद लेनी चाहिए, उसमें और क्या क्या चीज़ें हमें मिलानी चाहिए। तो पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में, हमें मिट्टी कैसे लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पुराने गमले वाली मिट्टी का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो जब भी आप खुद से मिट्टी निकालिए तो कोशिश करिए 2-3 जगह से आपको मिट्टी निकालनी चाहिए। पूरा जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो किसी भी टूल की मदद से आपको जो ऊपरी सतह वाली मिट्टी होती है, केवल हमें उतनी ही मिट्टी निकालनी है। बहुत गहराई वाली मिट्टी हमें अपने गार्डन में यूज नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग से संबंधित कोई भी टूल हो गया, गार्डनिंग कटर हो गया, ग्राफ्टिंग कटर हो गया, खुदाई वाले यंत्र हो गए, या फिर कोई भी अन्य चीज़ें हो गई, सीड हो गए, फ्लावर सीड हो गए, वेजिटेबल सीड हो गए, फंगीसाइड हो गया, आपका फर्टिलाइजर हो गया, ये सारी चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप एक बार लिंक चेक कर सकते हैं, जो भी आपको लेना हो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं मिट्टी कैसे निकालनी है। तो जो ऊपरी सतह वाली मिट्टी होती है 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच की, हमें वही मिट्टी लेनी है। बहुत गहराई वाली जो मिट्टी होती है उसको हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। धरती की जो ऊपरी परत होती है उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं तत्व, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में इधर उधर से बह के भी कुछ चले जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ऊपरी वाली जो सतह होती है उसी की मिट्टी निकालनी चाहिए। और आपको केवल एक जगह से मिट्टी नहीं निकालनी है, आपको 2-3, 4, 5 जगह से निकालनी है। एक जगह निकालेंगे तो हो सकता है वहाँ पे कोई पोषक तत्व तो बहुत कम मात्रा में हो, तो इसलिए हमें कई जगह से मिट्टी निकालनी चाहिए। मिट्टी निकालते समय आपका इस बात का भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई पेड़ पौधे, घास वगैरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ जमा ही ना हो। अगर कुछ नहीं जमा तो समझ लीजिए वो मिट्टी सही नहीं है। दोस्तों, अगर आप सिटी में रहते हैं, वहाँ पर मिट्टी की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कोशिश करिए जो रोड साइड के किनारे वाली पटरियाँ होती है वहाँ से आप मिट्टी ले सकते हैं। जहाँ पर घास वगैरह अच्छे से जमी हो वहीं से आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी निकालने के बाद आपको तुरंत ही उसका इस्तेमाल नहीं करना है। उसको धूप में 2-3 दिन तक अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद में इस्तेमाल करिए। जो भी उसमें कीड़े मकोड़े होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, साथ ही फंगस का खतरा भी कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं सैंड, बालू या फिर रेत के बारे में। ये आसानी से आपको ये भी मिल जाती हैं, जो हम अपने घर बनाने में यूज करते हैं उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो नदी वाली रेत होती है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बालू का अधिक मात्रा में उपयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि बालू में कोई भी ज़्यादा पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। तो बालू का आपको 10 से 20% ही यूज करना है, इससे अधिक मात्रा में यूज नहीं करना है। अगर आपकी मिट्टी पहले से ही बलुई दोमट मिट्टी है, यानी पहले से ही आपकी भुरभुरी वाली मिट्टी है, तो उसमें आप इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। बालू का हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो पानी हम डालते हैं ऊपर से नीचे निकलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो सही से हो सके। कई बार हमारी मिट्टी होती है काफ़ी सख्त होती है, चिकनी मिट्टी हो गई, उसमें जल्दी पानी जो है गमले के नीचे से नहीं निकल पाता, क्योंकि हमारी मिट्टी जो होती है काफ़ी सख्त होती है, पानी को बहुत देर तक सोखे रहती है। लेकिन जो बालू होता है, बालू हमारा ऐसा काम करता है कि पानी को ये पूरा छानने वाला काम करता है, यानी पानी को ज़्यादा देर तक आपके गमले में टिकने नहीं देता है। तो इसका इस्तेमाल हमें इसीलिए करना चाहिए। तो अधिकतम आप 20% तक यूज कर सकते हैं, तो 10 से 20% आप इसका इस्तेमाल अपने गमले वाली मिट्टी तैयार करते समय कर सकते हैं। इसको भी आपको धूप में सुखाना होता है। अगले नंबर पे यहाँ पे हमने रखा है कोकोपीट। बरसात के मौसम में अगर आप कोई पौधा गमले में लगाना चाहते हैं, उसकी मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके इस्तेमाल से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत दिनों तक स्टोर रहता है। खासकर गर्मी में जब हम कोई पौधे लगाते हैं तो वहाँ पे अच्छा वर्क करता है, क्योंकि पानी को कई दिनों तक ये स्टोर रखता है, जल्दी सूखने नहीं देता है। तो अगर आप सब्जियों वाले पौधे लगा रहे हैं तो उस पर इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सब्जी वाले पे कोई भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोकोपीट में किसी भी तरह का कोई भी पोषक तत्व जो होता है वो नहीं पाया जाता है। ये केवल एक मीडिया का काम करता है। समझ लीजिए बालू जैसे हो गया, वैसे कोकोपीट भी आपका होता है। तो कुछ पौधे हैं जिनमें हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे अडेनियम वाले पौधे हो गए या सक्यूलेंट वाले पौधे हो गए। जिन पौधे को ज़्यादा नमी पसंद नहीं होती है उनमें आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंडोर में भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इंडोर वाले प्लांट में भी आप देखते होंगे जल्दी पानी नहीं सूख पाता है। हाँ, कुछ पौधे में कर सकते हैं, जैसे आपका
एग्रोनेमा वाला पौधा हो गया, मनी प्लांट हो गया, इन सारे प्लांट में आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जिन पौधों को ज़्यादा नमी पसंद नहीं होती, अगर हम उन पौधों को छोड़ दें तो बाकी सारे प्लांट पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 से 40% तक अधिकतम इस्तेमाल आपको करना चाहिए। आप 10% भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी मिट्टी कैसी है उसी हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से पहले आपको इसको अच्छे से पानी में धुलना होता है, क्योंकि इसमें खारापन पाया जाता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोकोपीट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो करिए, अगर नहीं है तो केवल यही मत सोचिए कि केवल पौधे जो होते हैं कोकोपीट में ही ग्रो करते हैं। आपके साधारण मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सामानों के लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं खाद के बारे में। जब हम गमले वाली मिट्टी तैयार करते हैं तो हमें उस समय खाद भी देना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चाहे जो भी आप खाद दे रहे हो, ये आप जो देख पा रहे होंगे, ये है गोबर की सड़ी हुई खाद। सड़ी हुई खाद की पहचान ये होती है कि इसका जो रंग है वो हल्का सा ब्लैक आपको नज़र आएगा, जबकि जो अधसड़ी वाली खाद होती है वो थोड़ा सा कम कलर में रहती है, इतना डार्क नहीं रहती है। तो हमेशा सड़ी हुई फुल्ली डिकम्पोस्ट खाद ही आपको प्रयोग करना है, चाहे आप गोबर खाद यूज़ कर रहे हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी अन्य खाद, पत्तों वाली खाद, या फिर जो हम खादें घर पे बनाते हैं उसमें भी आप पौधा लगा सकते हैं। आपको पता ही होगा, शुरुआत में जब हम पौधे की मिट्टी तैयार करते हैं तब तो उस नई मिट्टी में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको केवल खाद ही डाल देना है, खाद की मात्रा कितनी रखनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गमले की मिट्टी जब आप तैयार करिए तो उसमें 20 से 30% तक आपको कंपोस्ट डालनी है। इससे अधिक मात्रा में कंपोस्ट आपके पौधे के लिए नुकसानदायक ही होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 20 से 30%, यानी 30% से ज़्यादा आपको खाद किसी भी सॉइल मीडिया में आपको नहीं डालना है। दोस्तों, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब हम अपने गमले वाली मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं तब हम उसमें 20 से 30% तक खाद दे देते हैं। लेकिन कई लोग गलती ये करते हैं कि दोबारा उसमें बहुत जल्दी खाद देना स्टार्ट कर देते हैं। समझ लीजिए कि हमने पौधा लगाया आज गमले में और हमने उसमें 30% तक कंपोस्ट डाली, उसके 15 दिन के बाद कई लोग खाद दे देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने जो उसमें खाद डाली हुई है वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होती है आपकी मिट्टी से। कम 2 से 3 महीने का वक्त लगता है पौधे को उसको पूरा रूप से ग्रहण करने में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई नया पौधा आप गमले में लगाइए तो उसके कम से कम 2 से 3 महीने बाद ही उसमें आपको दोबारा खाद देनी होती है। कम से कम 2 महीने का अंतर तो आपको रखना ही होता है। उसके बाद में हर 15 दिन के अंतराल पर आप कोई भी खाद दे सकते हैं। दोस्तों, इन खादों के अलावा हम कुछ अन्य खादें भी अपने गमले की मिट्टी तैयार करते समय डालते हैं। जैसे हमारा बोन मील हो गया, तो इसको भी आपको 2 से 4 चम्मच प्रत्येक गमले के हिसाब से डालना होता है। इसके अलावा हमारी नीम की खली हो गई, इसको भी आपको डालना होता है। आप फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके पौधे में फंगस ना लग पाए। बरसात में फंगस की समस्या भी काफ़ी देखी गई है। और जब भी आप पौधा लगा लीजिए तो उसके बाद में आपको फुल वाटरिंग करनी होती है, यानी पूरा नीचे तक पानी निकल जाए इतना आपको पहली बार पानी देना होता है। दोस्तों, गमले की मिट्टी हम इस आधार पर तय करते हैं कि हमें कौन सा पौधा लगाना है। कुछ पौधे को ज़्यादा नमी पसंद होती है, कुछ को बहुत कम नमी पसंद होती है। तो इस हिसाब से हम अपने पौधे की मिट्टी का चयन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई निश्चित रेशियो आपको नहीं बता रहा हूँ, फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, मिट्टी में पानी जो है वो जमा नहीं होना चाहिए। ऐसी मिट्टी आपको तैयार करनी है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप गुलदाउदी के पौधे की कटिंग कैसे लगाएं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पूरा अपडेट के साथ ये वीडियो सम्मिलित है, तो भविष्य में आपको इसका अपडेट भी मिलता रहेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हिबिस्कस प्लांट पर ज़्यादा फूल ना आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। ये वही पौधा है जिसकी मैंने कल रिपोर्टिंग की थी और अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो वो वीडियो भी आप नीचे लिंक से चेक कर सकते हैं। गार्डनिंग से संबंधित कोई भी सामान खरीदने के लिए नीचे लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत से सारी वीडियो बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।